गुड मॉर्निंग। इससे लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात करना सिखाया था। तो मैंने आपको बताया था कि यदि मकान संपत्ति पूरे वर्ष किराए पर दी हुई है तो उसका सकल वार्षिक मूल्य कैसे ज्ञात करें। ठीक है ना। तो पूरे वर्ष यदि मकान संपत्ति किराए पर दी हुई है तो उसका सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। पहले तो आपको मकान संपत्ति का अपेक्षित किराया ज्ञात करना है। तो अपेक्षित किराया कैसे ज्ञात होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मकान संपत्ति का नगरपालिका मूल्य या उचित मूल्य दोनों में से जो अधिक है वो देखना है। फिर मानक किराया स्टैंडर्ड रेंट है वो देखना है और इन दोनों में से जो कम होगा वो लेना है, तो अपेक्षित किराया आ जाएगा। उसके बाद प्राप्त अथवा प्राप्य किराया, जितना किराया आपको प्राप्त हुआ है या प्राप्य है वो लेना है। तो ए और बी 2 पॉइंट ज्ञात हुए आपके पास में, और ए और बी दोनों में से जो राशि अधिक होगी वह सकल वार्षिक मूल्य मान लिया जाएगा। अब बात आती है कि ऐसे मकान जो पूरे वर्ष किराए पे नहीं दिए हुए हैं, कुछ समय के लिए खाली रहे हैं, उनका सकल वार्षिक मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। उनका सकल वार्षिक मूल्य कैसे ज्ञात करना है। तो देखो, उनका अपेक्षित किराया तो इसी पैटर्न पे ज्ञात होना है सारा, उसमें तो कोई चेंज नहीं। सबसे पहले ऐसे मकान जो पूरे वर्ष किराए पे नहीं दिए हैं, कुछ समय के लिए खाली रहे हैं, उनका अपेक्षित किराया तो इसी पैटर्न पे ज्ञात करना। फिर प्राप्त अथवा प्राप्य किराया, यह माना जाएगा कि मकान पूरे वर्ष किराए पर दिया है। तो बी पॉइंट में आपको प्राप्त अथवा प्राप्य किराया लेना है। ठीक है ना। तो उसमें आप ये मान लोगे कि यदि मकान पूरे वर्ष किराए पर दिया हुआ होता तो कितना किराया प्राप्त होता। हालांकि पूरे वर्ष दिया नहीं है, लेकिन एक बार यही मानना है। ठीक है ना। क्योंकि कुछ समय के लिए मकान खाली रहा है तो अभी उसको जोड़ना नहीं। आप तो ये देख लो महीने का किराया कितना है और पूरे 12 महीनों का कितना होता है। तो 12 महीनों का किराया निकाल के लिख देना है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि यदि मकान संपत्ति को पूरे वर्ष किराए पे उठाया होता तो कितना किराया प्राप्त होता। उसके बाद सी पॉइंट में ए व बी दोनों में से जो अधिक हो, ए व बी दोनों में से जो अधिक हो, मतलब ए पॉइंट में जितनी राशि आई, बी पॉइंट में जितनी राशि आई, दोनों में से जो राशि अधिक होगी वो ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इस जो राशि आई है उसमें से लेस करेंगे खाली रहने के अवधि का किराया। ये लेस होके फिर जो मूल्य आएगा ये आपका सकल वार्षिक मूल्य ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी। तो खाली रहने की अवधि का वापस घटा दिया किराया, है ना भाई। पहले तो हमने पूरे साल का ले लिया यहाँ इस पॉइंट में, बी पॉइंट में, और मान लो मकान संपत्ति 12 महीनों का ले लिया हमने किराया। 12 में से मान लो 5 महीने संपत्ति खाली रही है, तो ये ए व बी दोनों में से जो अधिक है कैलकुलेशन करके, और उसमें से 5 महीने जो खाली रही है अपनी मकान संपत्ति, तो खाली रहने की अवधि का किराया वापस उसमें से घटा देंगे, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू सकल वार्षिक मूल्य आ जाएगा। तो ये दोनों तरह के सकल वार्षिक मूल्य समझा दिए मैंने आपको। यदि पूरे वर्ष किराए पे दी है तो सकल वार्षिक मूल्य कैसे निकालना है। यदि पूरे वर्ष किराए पे नहीं दी है, कुछ समय के लिए मकान संपत्ति खाली रही है, तो सकल वार्षिक मूल्य कैसे निकालना। ठीक है। उसके बाद में सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात करने के बाद में सेकेंड स्टेप होता है शुद्ध वार्षिक मूल्य ज्ञात करना, नेट एनुअल वैल्यू। मकान संपत्ति का शुद्ध वार्षिक मूल्य किस तरह से ज्ञात करना है। तो शुद्ध वार्षिक मूल्य ज्ञात करना बड़ा आसान है।
आपने सकल वार्षिक मूल्य ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो ज्ञात कर ही ली है, उसकी जितनी राशि आई है उसमें से आपको म्युनिसिपल टैक्स नगर पालिका कर घटा देंगे। तो उसके बाद जो मूल्य आएगा वो आपकी नेट एनुअल वैल्यू शुद्ध वार्षिक मूल्य आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से नगर पालिका कर घटा। अब नगर पालिका कर घटाते रहे हो, लेकिन इसके बारे में कुछ बातें ध्यान रखें। क्या? पहली, यदि नगर पालिका कर किराएदार ने चुकाए तो नहीं घटाने। मतलब यदि नगर पालिका कर जो है वो मकान मालिक ने नहीं चुका के किसने चुकाए? किराएदार ने चुकाए हैं, तो फिर मकान मालिक को इसकी छूट नहीं मिलेगी। यदि मकान मालिक खुद चुका रहा है तो ही आपको नगर पालिका कर घटाना है। दूसरी बात, नगर पालिका कर तभी घटाना है जब उसका भुगतान हुआ। मान लो आपने नगर पालिका कर का भुगतान किया ही नहीं, तो भुगतान ही नहीं किया तो फिर क्यों घटाएंगे? अच्छा, भुगतान में भी क्या बात है, मान लो पिछले वर्ष का भी आपने एक साथ ही भुगतान कर दिया। इस साल आपने पिछले वर्ष का भी नगर पालिका कर चुकाया है और इस साल का भी चुकाया है, तो 2 वर्षों की छूट एक साथ मिल जाएगी। मतलब कि आपको नगर पालिका करों की छूट तभी मिलेगी जब आप उसका भुगतान करो, है ना। भले 4 साल का एक साथ कर रहे हो तो 4 साल की एक साथ छूट मिल जाएगी, लेकिन यदि भुगतान नहीं किया है तो छूट नहीं मिलेगी। तीसरी बात, यदि मकान पर राज्य सरकार कोई कर लगा रही है, जैसे भूमि व भवन कर, तो इसकी कोई छूट नहीं मिलेगी। केवल नगर पालिका करों की छूट मिलती है। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अलग से जो कर है उनकी कोई छूट नहीं मिलती है मकान मालिक को। ये चीज ध्यान रखें। तो ये शुद्ध वार्षिक मूल्य इस तरह से घाटे, ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू सकल वार्षिक मूल्य में से नगर पालिका कर घटाएंगे तो शुद्ध वार्षिक मूल्य आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? अब देखो, आपने नेट एनुअल वैल्यू ज्ञात कर ली जितनी भी आई। अब शुद्ध वार्षिक मूल्य में से आपको कुछ कटौतियां मिल सकती है, मकान मालिक को डिडक्शंस मिल सकती है। कौन कौन सी कटौतियां, कौन कौन से डिडक्शन मिलेंगे उसको? एक तो मिलती है मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की दर से, फिक्स है ये, है ना। जितने आपकी नेट एनुअल वैल्यू आई है उसमें से आप 30% राशि घटा दो। ये मानक कटौती, जैसे सैलरी एड में आपके 40,000 रुपए फिक्स है ना, मानक कटौती 40,000 तो मैंने आपको बताया 18-19 ईयर की है, गत वर्ष की 19-20 की तो 50,000 कर दी है अब, तो खैर वो तो बात की बात है। तो जितनी आपने मानक कटौती चुकाई है मतलब मानक कटौती की छूट मिलेगी, नेट एनुअल वैल्यू में से 30% मानक कटौती आपको छूट मिल जाएगी। दूसरा, उधार ली गई पूंजी का ब्याज। मान लो आपने मकान संपत्ति खरीदने या बनवाने के लिए किसी से पैसा उधार लिया है, चाहे बैंक से लिया है चाहे किसी और से लिया है, तो आपने यदि उधार पैसा लिया है किसी से और उसके ऊपर ब्याज चुका रहे हो आप, तो जितना ब्याज आप चुका रहे हो वो पूरा का पूरा ब्याज कटौती योग्य है। उस ब्याज की पूरी राशि आप इस नेट एनुअल वैल्यू शुद्ध वार्षिक मूल्य में से घटा सकते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट, मकान तैयार होने से पूर्व की अवधि का ब्याज। और मान लो आपने मकान बनवाना चालू किया, है ना, बनवाते बनवाते 2 साल लग गए, तो 2 सालों में आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन जिस दिन मकान बनके कंप्लीट हो जाएगा उस साल आपको छूट मिलनी चालू हो जाएगी।
जिस साल कंप्लीट होगा, मान लो 31 मार्च को कंप्लीट होता है किसी का मकान, तो उस साल 31 मार्च में जो साल आएगा उस साल में उसको छूट मिल जाएगी। तो वो तो छूट मिलनी है, लेकिन उससे पहले जो ब्याज चुकाया है, मतलब जिस साल मकान बन के तैयार हुआ है उस साल की तो छूट मिलेगी मिलेगी, लेकिन उस साल से पहले जो ब्याज चुका दिया आपने, क्योंकि लोन तो आपने मान लो 3 साल पहले ही ले लिया था, मकान तो 3 साल से बना रहे हो आप, है ना, तो उस लोन पे ब्याज तो चुका ही आपने, तो उस ब्याज की छूट कैसे मिलेगी? तो उस ब्याज की छूट जो मकान संपत्ति तैयार होने से पूर्व की अवधि का ब्याज है, उसको आप क्या करोगे, उसकी छूट 5 किस्तों में मिलेगी। उसकी छूट 5 किस्तों में मिलेगी। मतलब आपने यदि मकान संपत्ति जिस वर्ष आपकी बनकर तैयार हुई है उससे पहले मान लो आपने 5 लाख रुपए ब्याज चुका दिया है ना, तो आपको 5 से डिवाइड कर दो, मतलब हर साल अगले 5 सालों तक हर साल 1-1 लाख रुपए के ब्याज की छूट मिलेगी पूर्व की अवधि का। जो चालू वर्ष का ब्याज होगा, जिस वर्ष मकान कंप्लीट हुआ है या उसके बाद पूरे साल का जो ब्याज लग रहा है, वो तो छूट देनी ही देनी है। ये तो पूर्व के अवधि के ब्याज की छूट बात कर रहा हूं मैं, कि जिस साल जाके मकान कंप्लीट हुआ है उससे पहले यदि आपने कोई ब्याज चुकाया है तो उस ब्याज की छूट 5 किस्तों में आपको देगी। उस ब्याज की 5 किस्तें कर लो और 5 साल तक हर साल उस ब्याज की छूट दे दी जाएगी। ठीक है। चौथा पॉइंट, पुराने ऋण को चुकाने के लिए नए ऋण का ब्याज। अब मान लो आपने मकान संपत्ति के लिए लोन उठाया था, उसका ब्याज चुका रहे थे, अब आपने क्या किया, अब ब्याज की दर जो है वो आपकी ज्यादा लग रही है, दूसरी बैंक में कम लग रही है, तो आपने क्या किया, दूसरी बैंक से नया लोन लेके और उस पुराने लोन को चुका दिया। ठीक है ना। तो जो दूसरी बैंक से नया लोन लिया है वो इसी पर्पज से लिया है, पुराने लोन को चुकाने के लिए, तो वो जो नया लोन है उसकी ब्याज की छूट भी आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि पुराना लोन तो खत्म हो गया मकान संपत्ति का, है ना, अब कहीं की ब्याज की छूट, ऐसा नहीं। ठीक है। तो यदि आप पुराने ऋण को चुकाने के लिए कोई नया ऋण लेते हो तो उसके ब्याज की छूट भी आपको मिल जाएगी। तो ये नेट एनुअल वैल्यू में से ये इतने तरह की आपको छूटें मिल सकती है। उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो अपनी हो जाएगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना। तो ये पूरी स्टेप जो आपको बताए हैं ये सारे आपको ध्यान रखने, तब आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट होगी। अब एक बात और बता देता हूं आपको, ये तो अभी मैंने केवल मकान संपत्ति जो किराए पर उठाई है ना उसके बारे में बात की है। अभी बाकी बातें तो बाकी है, स्वयं के रहने का मकान है, कुछ समय खुद रहा, कुछ समय किराए पे दिया, या व्यापारिक स्टॉक है, वो सब बातें बाद में करेंगे। अभी केवल हमने एक पॉइंट क्लियर किया है, जो किराए पर हमने मकान उठाए हुए हैं उनकी कैलकुलेशन आय की कैसे करनी है उसकी बात की। अच्छा, मान लो आपने किराए पर मकान संपत्ति उठाई है और उस मकान संपत्ति से आपको हानि हो रही है, जितना किराया है मान लो अपने को मिला उससे ज्यादा ब्याज लग रहा है, तो नो डाउट उस मकान संपत्ति में अपने को क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो इस हानि की पूर्ति कहां से करेंगे? अब मान लो आपने 5 मकान किराए पे उठाए है ना, 2 मकानों से हानि हो रही है, 3 से लाभ हो रहा है, तो 2 मकानों की जो हानि हो रही है वो आप 3 मकान से जो लाभ हो रहे हो उससे कवर कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन मान लो 2 मकानों की हानि इतनी है कि 3 मकान के लाभ से भी कवर नहीं हो रही है, 3 मकान का लाभ उसमें सम्मिलित कर लिया तो भी हानि है, तो फिर इस हानि को आप किसी अन्य हेड दूसरे शीर्षक की आय से भी पूरा कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके व्यापार भी चल रहा है कोई, तो व्यापार शीर्षक से आय हुई है, तो आप मकान संपत्ति की हानि जो है वो व्यापार शीर्षक आय से भी पूरी कर सकते हो, कोई मनाही नहीं। पूंजी लाभ से भी कर सकते हो, अन्य साधनों से आय से भी कर सकते हो, वेतन शीर्षक से भी कर सकते हो। जो 5 शीर्षक है ना, अपने 5 शीर्षक में से मान लो आपको मकान संपत्ति से हानि हो रही है, तो बाकी के 4 शीर्षक में से आप उस मकान संपत्ति की हानि को कवर कर सकते हो, कोई मनाही नहीं। ठीक है।
बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।